सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बीए 4th सेमेस्टर के बच्चों की यूनिट फर्स्ट के सेक्शन ए आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद के ऊपर है। आज की क्लास में हम आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद समझेंगे और जैसा कि आपके सब्जेक्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो भी समझेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पक्ष में एक उदाहरण है वेस्टफेलिया का संधि, उसे समझेंगे। फिर एक विचारक है जीन बोधिंग, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या लिखा है, अपनी पुस्तक में क्या समझाया है, उसे समझेंगे। उसके बाद आपका मुख्य मुद्दा जो है यथार्थवाद, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी परिभाषा में 3S का पॉइंट क्या है और उसका क्या उदाहरण है, ये समझेंगे। इसके बाद मॉर्गेंथ्यू जो बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं यथार्थवाद के, जिनके बिना तो यथार्थवाद पूरा ही नहीं होगा, उसे समझेंगे। और लास्ट में हम यथार्थवाद के प्रकारों को समझेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए आदर्शवाद क्या है। एक विचारधारा है जो कि शांति चाहती है, जो कि आदर्शों के आधार पर नीति, निर्णय या संबंध का निर्धारण करती है। यानी इस विचारधारा के अंतर्गत कोई भी निर्णय, कोई भी नीति, कोई भी नियम कानून बनाया जाता है तो वो आदर्शों को ध्यान में रख के बनाया जाता है तथा शांति को ध्यान में रख के बनाया जाता है। यानी इसका मूल बिंदु जो होता है वो शांति होती है। जबकि यथार्थवाद क्या बताया था मैंने आपको, जो वास्तविकता पर आधारित विचारधारा है, जिसमें मानव के स्वभाव को प्राथमिकता दी जाती है कि मानव का स्वभाव केंद्र में होना चाहिए। शांति वगैरह उसके साथ होगी जो हमारे साथ शांति में रहेगा। यानी जैसा मानव का स्वभाव है वैसा ही मानव को स्वभाव अपनी तरफ से देना चाहिए सामने वाले के लिए। और इन दोनों के बीच हमें विवाद पड़ना है, जो कि मैंने आपको बताया था 1930 से 40 के बीच देखने को मिलता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। क्योंकि मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था कि आदर्शवाद विचारधारा से समय के साथ साथ लोग चल रहे थे, बट प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके बाद लोगों को समझ आया कि आदर्शों के आधार पर चलना बहुत ज़्यादा कठिन है। युद्ध की स्थिति में इंसान आदर्शों पर नहीं चल सकता, उसे यथार्थ का सहारा लेना पड़ेगा। यथार्थ मतलब होता है वास्तविकता, जैसी वास्तविकता है उसे प्रतिक्रिया भी वैसी ही देनी पड़ेगी। अब हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आपको पता है, कोई भी राष्ट्र, कोई राज्य जब अपनी क्षेत्र सीमा से बाहर किसी अन्य राष्ट्र से विश्व स्तर पर संबंध स्थापित करेंगे, इसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जब कोई राष्ट्र विश्व स्तर पर अन्य राष्ट्रों से संबंध स्थापित करता है, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हम समझ सकते हैं ऐसे जैसे एक राज्य है, उसने दूसरे राज्य से संबंध बनाया, यह एक राज्य है, उसने विश्व स्तर पर कई सारे राष्ट्रों से संबंध बनाया। इस स्थिति को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब इसके बारे में और समझने के लिए हमें एक उदाहरण समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व स्तर पर कब उभर कर आया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी कब हुई, केंद्र कब बना। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि 1618 में 1648 तक, लगभग 30 वर्ष तक मध्य यूरोप में गृह युद्ध हुए। यानी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध हुए तो इस स्थिति में पहली बार यह शांति संधि की गई, शांति संधि जो कि मध्य यूरोप के राष्ट्रों के बीच हुई। तो इस समय सबको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भूमिका समझ आई और इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करना शुरू किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कदम उठाने चाहिए, संधियां किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे शांति स्थापित की जा सकती है, इस बात पे ध्यान दिया गया। तो हमने समझा अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसी स्थिति होती है जब एक राज्य अपनी क्षेत्रीय सीमा से बाहर किसी अन्य देश से संबंध बनाए या विश्व स्तर पर विभिन्न देशों से संबंध बनाए। और हमने ये भी समझा आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद क्या है। तो आदर्शवाद एक विचारधारा है जो पुरानी विचारधारा है, यथार्थवाद एक नई विचारधारा है। यथार्थवाद आदर्शवाद को चुनौती देती है कि शांति से और मानव के अच्छे स्वभाव से सब कुछ नहीं हो सकता, इंसान को वास्तविकता में जीना बहुत ज़्यादा जरूरी है और जैसी स्थिति है उसे प्रतिक्रिया भी वैसी ही देनी पड़ेगी। तो आपका आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद कंप्लीट हो गया। फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है ये समझ आया आपको। इसके बारे में आपको एक एग्जाम्पल समझ आया, वेस्टफेलिया की संधि जो मध्य यूरोप में हुई थी, जो 3 दशकों तक यानी 1618 से 1648 तक 30 सालों तक
मध्य यूरोप में गृह युद्ध हुए, उसके बाद समझौते के लिए, शांति के लिए संधि हुई, उसे कहा गया वेस्टफोलिया की संधि। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत ज्यादा उभर कर आया और लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। अब इसके बारे में एक बहुत बड़े विचारक है जीन बोदिन, जिनकी एक पुस्तक है ली ला रिपब्लिक। इसमें भी इन्होंने संप्रभुता के बारे में बताया है कि संप्रभुता क्या चीज होती है और संप्रभुता के आधार पर कैसे संबंधों को स्थापित किया जाता है। तो संप्रभुता के बारे में बताते हैं कि एक राज्य और उसका राजा, उसको उस राज्य पर असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य के साथ उसको उसके नागरिकों पर भी असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, यानी इस राज्य में ये राजा कुछ भी कर सकता है, इसे असीमित शक्तियां प्राप्त हैं और किसी भी तरीके का निर्णय ले सकता है। इसे कहते हैं संप्रभुता, जो पहली बार जीन बोदिन ने परिभाषित किया कि संप्रभुता क्या चीज होती है। आपने सुना होगा ना, भारत संप्रभुत्व गणराज्य है, यानी संप्रभुता का मतलब एक ऐसी स्थिति जब कोई राज्य और उसका शासक उस राज्य के नागरिकों पर कोई भी क्रिया करने के लिए असीमित शक्ति प्राप्त करता है, उसके सकारात्मकता के लिए बेसिकली। वैसे करने को नकारात्मकता भी करते हैं, लेकिन इस स्थिति में फिर उसकी राज्य की जनता उसका विरोध कर सकती है, वो राज्य की स्थिति अपनी पर्सनल है। बट राज्य में संप्रभुता क्या है, जब राजा को असीमित शक्ति प्राप्त हो। अब इन्होंने इसके दो आयाम बताए हैं जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को स्थापित किया जाता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक में सेम वही बात आती है कि एक राष्ट्र के अंदर राजा को असीमित शक्ति प्राप्त है उसके नागरिकों पर, और वो उसके आधार पर संबंधों को, संबंधों को कह रहा हूं, इसके आधार पर नीति निर्धारण करता है। लेकिन बाहरी में क्या बताते हैं वो, कि वो अन्य राष्ट्रों से खाली संधि कर सकते हैं और साथ में हस्तक्षेप की कोई भी इजाजत नहीं होती, यानी कोई भी राज्य दूसरे राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसका पहला पॉइंट देखा हमने, आंतरिक में बताया गया कि किस तरीके से एक राज्य को अपने नागरिकों पर असीमित शक्ति प्राप्त है तो अपने राज्य को बहुत मजबूत करेगा और वो मजबूत करके अपने राज्य को हस्तक्षेप होने से बचा सकता है। और उसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए क्या करेगा, बाहरी स्तर पर जाकर खाली संधि कर सकता है, ना कि युद्ध कर सकता है। युद्ध नहीं करेगा, वो संधि करेगा। युद्ध करने की जरूरत भी नहीं है, संधि करेगा तो शांतिप्रिय तरीके से उसका समझौता होगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की स्थापना होगी। तो इसके बाद हम आगे समझते हैं यथार्थवाद क्या होता है। अब यथार्थवाद को डीपली समझोगे आप। यथार्थवाद तो ये एक नई विचारधारा है जो कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों आई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखा आदर्शों की धज्जियां उड़ गई, लोग आदर्शों के आधार पर चलते, लेकिन आदर्शवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो यथार्थवाद आया। यथार्थवाद का मतलब होता है शक्ति और सुरक्षा, यानी कि ये मानव स्वभाव को केंद्र में रखता है। यानी इसका मानना ऐसा नहीं है कि मानव को सदैव शांति प्रिय रहना चाहिए और मानव शांति प्रिय प्राणी है, मानव हरदम शांति से रहेगा, प्रेम भाव से रहेगा, नहीं। इसका मानना है मानव के स्वभाव के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। जैसा मानव का स्वभाव होता है वैसी स्थिति में हमें निर्णय लेने चाहिए और वैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो ये हमारा वास्तविकता या फिर प्रकृतिवाद पर आधारित विचारधारा है, जिसके अंतर्गत कोई भी निर्णय, कोई भी नीति वर्तमान की स्थिति के अनुसार ली जाती है तथा इसका मूल केंद्र बिंदु यह होता है कि किस तरीके से शक्ति को बढ़ाया जाए और सुरक्षा को बढ़ाया जाए। शक्ति बढ़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो बहुत मजबूत होगा और सुरक्षा तो किसी का भी मूल बिंदु होगा ही। इसके बाद हम देखेंगे यथार्थवाद को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी हमारे पास 3S की थ्योरी। 3S की थ्योरी क्या होती है, जिसमें 3S है, हमारे पास 3S है। पहला ऐसे स्टैटिज्म मतलब राज्यवाद, यानी कि यथार्थवाद के अंतर्गत क्या होता है कि अपने राज्य का कोई भी राज्य विस्तार करता है। राज्यवाद राज्य पर ध्यान देता है, राज्य के विकास पर ध्यान देता है, राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देता है और किसी भी तरीके से चाहता है राज्य का विकास हो और उसकी शक्ति का विकास और विस्तार हो। दूसरी एस के मतलब है हमारा सर्वाइवल यानी उत्तर जीविका, यानी कोई भी राज्य अपनी शक्ति को विस्तार करेगा, उसके बाद उसका मूल बिंदु ये होगा कि किस तरीके से उत्तर जीविका यानी सर्वाइवल पे ध्यान दे। सर्वाइवल मतलब कह सकते हैं उसकी जो नीड्स है, उसकी जो सुरक्षा का प्रावधान है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके। तीसरा ऐसा है सेल्फ
हेल्प यानी आत्म सहायता, यानी ये बताता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी राज्य संबंध स्थापित करता है या कोई कदम उठाता है तो उसका सबसे मूल बिंदु ये होता है कि वो आत्म सहायता करे। तो ये 3S है। यथार्थवाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 3S पे काम चलता है, यानी स्ट्रेटेजिज्म। राज्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कोई भी स्थापित करेगा तो अपने राज्यवाद का विस्तार चाहेगा। दूसरी नीति है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब उत्तरजीविका, यानी वो संबंध स्थापित इसीलिए कर रहा है ताकि उत्तरजीविका बचे, उसकी सर्वाइवल हो सके, उसका विकास हो सके, सुरक्षा हो सके। तीसरी नीति है सेल्फ हेल्प, यानी कि जैसे मान सकते हैं हम किसी की सुरक्षा के लिए वो अपने मतलब किसी से युद्ध चल रहा है और युद्ध की स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, अपनी सहायता करना चाहता है, तो इस स्थिति में भी वो जाके दूसरों से जुड़ सकता है। अब यथार्थवाद का उदाहरण में आप समझ सकते हो, जैसे कि यथार्थवाद की स्थिति आई, सबने शक्ति विस्तार पर ध्यान दिया, सबने चाहा वर्तमान की वास्तविकता स्थिति पर ध्यान दें, तो इस स्थिति में हमें शीत युद्ध देखने को मिला। शीत युद्ध किस चीज का युद्ध था भाई? उसमें डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, उसमें शक्ति विस्तार पर काम किया। शक्ति विस्तार जो आप देख सकते हो यहाँ पे, शक्ति विस्तार जो यथार्थवाद का ही मूल बिंदु है। इसके बाद देखते हैं मॉर्गेंथ्यू को, जो यथार्थवाद के संबंध में प्रमुख विचारक है। इनकी एक पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में ये पुस्तक लिखी और इसका प्रमुख आधार यथार्थवाद विचारधारा को माना गया। यानी कि इन्होंने बताया कि यथार्थवाद विचारधारा के आधार पर कैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों की स्थापना की जा सकती है और उससे विकास की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। और पहली बार मॉर्गेंथ्यू ने सुनिश्चित और व्यवस्थित विचारधारा और सिद्धांत प्रतिपादित किया यथार्थवाद के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। इसके बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा भी दी कुछ अपनी भाषा में। इनकी परिभाषा के अंतर्गत ये बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रमुख तौर पे शक्ति संघर्ष पर आधारित होता है। यानी कोई भी संबंध जो राष्ट्रों के बीच स्थापित किया जाता है उसका प्रमुख आधार और उद्देश्य शक्ति संघर्ष और शक्ति में वृद्धि करना होता है, किस तरीके से कोई भी राष्ट्र शक्ति में वृद्धि करे। इसके बाद इन्होंने और बताया इस बारे में कि इंटरनेशनल रिलेशन यानी IR जो है उसके कई सारे उद्देश्य होते हैं, भविष्य को लेकर, परिणाम को लेकर, लेकिन वर्तमान में जो उसका उद्देश्य होता है सदैव एक होता है, वो है शक्ति का विस्तार करना। यानी कोई भी राष्ट्र, जब आप देखते हो युद्ध होते हैं तो संधियां करती हैं या युद्ध के दौरान कई सारे देश मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, उन सबका प्रमुख उद्देश्य जो वर्तमान में होता है वो उद्देश्य मात्र शक्ति का विस्तार करना होता है, चाहे अंत में उसका परिणाम या उसके उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मात्र IR में एक ही चीज चाहती है, शक्ति विस्तार और उसमें वृद्धि करना।